नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की विषय की ओर। द्विवेदी युग। पिछली वीडियोज़ में मैंने गद्य साहित्य के विकास का एक सीरीज बनाया था, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने भारतेंदु द्विवेदी और शुक्लोत्तर इत्यादि सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। और लेकिन वो गद्य के क्षेत्र में था, यानी गद्य के क्षेत्र में क्या योगदान था द्विवेदी जी का। अब हम लोग पद्य साहित्य के इतिहास का पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत द्विवेदी जी ने यानी पद्य में यानी काव्य में द्विवेदी जी का क्या योगदान रहा या उनके युग के लेखकों का क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जान लीजिए, द्विवेदी युग हिंदी कविता को रीतिकालीन प्रवृत्तियों से पूरी तरह मुक्त कर उसे आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों से जोड़ने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य जगत को अनेक रूपों में प्रभावित किया। द्विवेदी जी का सबसे बड़ा योगदान है खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना। पहले जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा में होती थी, यानी भारतेंदु युग में गद्य लोग सारे लेखक गद्य को लिखते थे खड़ी बोली में और काव्य को लिखते थे ब्रज भाषा में। तो ये स्थिति आ गई कि द्विवेदी जी को लगा कि गद्य और काव्य दोनों की भाषा एक होनी चाहिए, यानी खड़ी बोली होनी चाहिए। तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से सभी लेखकों का, कवियों का और साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित किया कि काव्य भाषा भी हमारी खड़ी बोली होनी चाहिए। तो ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद है कविता को प्रोत्साहन उन्होंने नहीं दिया जो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, बल्कि इस बात पर बल दिया गया कि गद्य पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके निर्देशन में ही काव्य रचना प्रारंभ की थी। द्विवेदी जी के प्रति वो गुरु भाव रखते थे, यानी वो द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही मैथिली शरण गुप्त ने लेखन कार्य शुरू किया था। और उन्होंने अपने काव्य में एक साकेत काव्य में एक जगह लिखा है द्विवेदी जी के बारे में, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो द्विवेदी युग का एक अन्य नाम जागरण सुधार काल है, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज का प्रभाव भी द्विवेदी युगीन काव्य पर दिखाई पड़ता है। सरस्वती पत्रिका ने नव जागरण का जो कार्य प्रारंभ किया उसे इस काल में प्रकाशित अन्य पत्रिकाओं ने भी आगे बढ़ाया, यानी कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने जो सुधार के कार्य किए, गद्य के क्षेत्र में हो चाहे काव्य के क्षेत्र में हो, तो उसका देखा देखी जो अन्य पत्रिकाएं थी, यानी अन्य जो लेखक थे, अपने पत्रिकाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया, यानी वो उत्तरोत्तर विकास करते रहे, जिसमें है मर्यादा, प्रभा, प्रताप, मातृभूमि आदि। इस युग के अन्य प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़ाया भाषा के विकास को, काव्य के विकास को सहयोग दिया आगे बढ़ाने में। द्विवेदी जी काव्य में रीतिकालीन अश्लीलता के घोर विरोधी थे और श्रृंगार के मर्यादित चित्रण के समर्थक थे। वे भाषा में शुद्धता एवं वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे। वे परंपरागत छंदों के साथ साथ संस्कृत के वर्णवृत्तों का भी प्रयोग करने के पक्षधर थे। ध्यान दीजिए, संस्कृत के वर्णवृत्त, यानी कि द्विवेदी युग में संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग किया गया है। और अश्लीलता के ये बहुत बड़े विरोधी थे और श्रृंगार का भी प्रयोग उतना ही करना था काव्य में जितना कि मर्यादित रहे, यानी कि जो समाज के लिए अच्छा रहे, न कि रीतिकाल कवियों की तरह। यानी रीतिकाल कवियों ने, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि उसमें दरबारी कवि थे, इसलिए उन्हें
जनजीवन से और समाज से कोई लगाव नहीं था। वो क्या करते थे, केवल राजा को प्रसन्न करते थे, जिससे राजा लोग खुश हो जाएं। तो इस वजह से उनके काव्य में वो चीज़ें आ गई थी। लेकिन अब जो था, यानी द्विवेदी युग, जो आधुनिक काल हमारा है, आधुनिक काल में नए नए निर्माण हुए, नए नए सृजन हुए, और देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, अंग्रेजी शासन से जूझ रहा था। तो अब उसमें जो कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जो हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह इत्यादि जो पहले थी कुरीतियाँ थी, उसको सुधार हुआ, और तरह तरह के जो सामाजिक संगठन बने उसने भी सुधार किया। तो ये सब चीज़ें काव्य में भी दिखती हैं द्विवेदी युगीन। उसके बाद देख लीजिए द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अनेक हिंदी कवि सामने आए, जो उन्हीं की आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। द्विवेदी जी की प्रेरणा पाकर अनेक कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी। ये प्रमुख कवि हैं द्विवेदी युग के। काव्य प्रवृत्तियाँ, यानी काव्य की क्या विशेषताएं थीं। राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युगीन कवि ने देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखीं और स्वतंत्रता के प्रति भारतीय जनमानस में चेतना जगाने का प्रयास किया। भारतेंदु युग में लिखी जाने वाली राज प्रशस्तियाँ द्विवेदी युग में दिखाई नहीं पड़ती। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती को देशभक्तिपूर्ण कविताओं के कारण ही अंग्रेज सरकार ने जब्त कर दिया। इसके बाद है इतिवृत्तात्मकता। रीतिकालीन वृत्तात्मकता। इतिवृत्त का मतलब कथा होता है और इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है कथात्मक शैली। तो रीतिकालीन कविता में मुक्तक शैली की प्रधानता थी, जो श्रृंगारी रचनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। भारतेंदु युग में भी इस शैली का प्रयोग हुआ है, लेकिन द्विवेदी युग में आकर श्रृंगार पर अंकुश लग गया और मुक्तक रचना में भी कमी आई। अब रचनाओं में इतिवृत्त यानी कथा पर अधिक बल दिया जाने लगा और प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी जाने लगी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथवत, साकेत आदि प्रबंध काव्य हैं। इसी प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास में भी इतिवृत्तात्मकता का परिचय हमें मिलता है। उसके बाद है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। ये तो इस समय की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी इसके पहले तो खड़ी बोली का प्रयोग किया ही नहीं गया था काव्य भाषा में, ब्रज का किया गया था। तो विशेषता विशेष हो गई। द्विवेदी युग के कवियों ने ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। श्रीधर पाठक और हरिऔध जैसे कवि ब्रज भाषा में रचना करते थे, लेकिन द्विवेदी जी के प्रभाव से वे खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। फिर है अनुवाद की प्रवृत्ति। इस युग में कवियों ने मौलिक लेखन के साथ साथ श्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद भी किया। मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन के 2 बंगला काव्यों का अनुवाद किया था और श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया था और ट्रेवलर के डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम के नाम से किया था। यानी फिर है आदर्शवाद एवं नैतिकता। द्विवेदी जी के काव्य में आदर्श एवं नैतिकता का ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं उनके काव्य में, क्योंकि वो प्रच्छधर थे आदर्शवाद और नैतिकता के। उन्होंने निराला द्वारा रचित जूही की कली नामक कविता को सरस्वती में प्रकाशित नहीं किया। कारण ये था कि वो मानते थे कि जूही की कली नामक कविता में अश्लीलता भरी है। ध्यान दीजिए, कभी पूछता है प्रश्न में कि निराला की किस कविता को द्विवेदी जी ने सरस्वती में छापने से मना कर दिया, तो वो है जूही की कली। जूही की कली उन्होंने यह मना कर दिया था छापने से कि इसमें अश्लीलता है।
रीति काल में राधा कृष्ण श्रृंगार के आलंबन हैं, जबकि द्विवेदी युग में राधा लोक सेविका एवं समाज से सरोकार रखने वाली आदर्श नारी हैं। ध्यान दीजिए इस पर भी कि जो राधा कृष्ण रीति काल में केवल श्रृंगार रस के माध्यम थे, वही द्विवेदी युग में आकर के लोक सेविका और समाज सेविका बन के आदर्श नारी बन जा रही हैं। यानी कि राधा का रूप ही बदल दिया गया, एक आदर्श पे स्थापित कर दिया गया इस युग में। उसके बाद है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। ये कवि जब समाज से जुड़े तो उन्होंने सामाजिक समस्याओं को भी अपने काव्य में स्थान दिया। और पहले क्या था, यानी जो रीतिकालीन कवि थे उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं होता था, वो केवल राजा के दरबार में रहते थे और स्वर्ण मुद्राओं के लालच में वो रचना करते थे, इसलिए समाज से उनका कोई सरोकार नहीं होता था। लेकिन द्विवेदी युगीन काव्य को सुधारवादी काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग के कवियों ने अनेक सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, रूढ़ियों आदि को अपनी कविता का विषय बनाया। भारत भारती में भारत की दयनीय दशा पर भी आंसू बहाए गए हैं। नारी की दयनीय दशा का भी बहुत ही सुंदर चित्रण गुप्त जी ने अपनी इन पंक्तियों में कहा है। थोड़ा आप भी देखिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये काव्य के विविध रूप। द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य एवं खंड काव्य अधिक मात्रा में लिखे गए। ध्यान दीजिए, प्रबंध काव्य एवं खंड काव्य। प्रगीत मुक्तकों की रचना भी पर्याप्त मात्रा में हुई है। प्रगीत लेखन का सूत्रपात द्विवेदी युग में हुआ है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कुकवि कीर्तन तथा रामचरित उपाध्याय द्वारा लिखित कन्हैया कविताओं में प्रगीतात्मक मुक्तक शैली दिखाई पड़ती है। ये देखिए है अगली विशेषता है द्विवेदी युग की छंदों की विविधता। इस युग के कवियों ने पुराने छंदों के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों का भी प्रयोग किया है। संस्कृत वर्ण वृत्तों, ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप जब अलग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अंतर है पिछले से अगले का। यानी कि रीतिकाल में क्या था और ये आधुनिक काल में, जैसे आधुनिक काल में आप पढ़ रहे हैं भारतेंदु जी में क्या था और द्विवेदी युग में क्या है। तो इनके छंद में संस्कृत वर्णवृत्तों का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रमुख छंद हैं वंशस्थ, शिखरिणी, हरिगीतिका, मंदाकांता, लावनी, ताटंक जैसे छंदों का प्रयोग हुआ है। तो ये थी द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं। काव्य में इतिवृत्तात्मकता, ध्यान दीजिए, पूछता भी है कि आप द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न आता है, 2 विशेषताएं ही पूछता है। तो यही है कि आप लिख सकते हैं इतिवृत्तात्मकता। यानी द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता अधिक पाई जाती है, ये विशेषता विशेष है। और खड़ी बोली का हिंदी काव्य में प्रयोग, यानी हिंदी काव्य में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ।